हेलो एवरीवन, मैं तलत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल तलत क्लासेस में। आप जिस तरीके से मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं, कमेंट्स लिख रहे हैं, मुझे वो काफ़ी अच्छा लग रहा है और हर बार कोशिश कर रही हूँ कि मैं नए से नए टॉपिक को लाकर आपको उसे आसानी से समझा सकूँ। तो इसी तरीके से मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा और जो नए व्यूवर्स हैं वो बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का जो ये टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का संविधान। ये जो टॉपिक है ये हर एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आइए इस टॉपिक को बहुत इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ ऑब्जेक्टिव हमें इस वीडियो में देखते देखते ही याद हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हमें इस वर्ड का जो मीनिंग है उसे समझना होगा। ये जो टॉपिक है जब हम इसे पढ़ते हैं तो पहला जो क्वेश्चन दिमाग में आता है वो ये आता है कि संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, किसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जब तक क्लियर नहीं होता है हम किसी भी देश के संविधान को पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो हमने बहुत बार बुक्स में पढ़ा है कि संविधान नियमों और कानूनों का एक संग्रह है। द बेसिक लॉज और रूल्स ऑफ अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। पर एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है उसका मीनिंग मुझे नहीं समझ में आया। जब गहराई से इसे पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, तब जाकर ये समझ में आया कि संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो आइए आज इसी को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपको उम्मीद है कि ये चीजें समझ में आ जाएंगी और बिल्कुल आसान हो जाएगा। फिर आप ये जो संविधान वर्ड है ये इसे बहुत इजी तरीके से किसी को भी बता सकेंगे। तो संविधान नियमों और कानूनों का एक संग्रह है, यानी कानून बनते रहते हैं। हमारी जब जब जैसी परिस्थिति होती है उस हिसाब से हमारे कानून में कुछ संशोधन किए जाते हैं, उनमें परिवर्तन करके उसे समय के अनुरूप बनाया जाता है। तो संविधान में बहुत सारे जब कानून मिलते हैं तब उसे मिला करके एक वर्ड में अगर कहा जाए तो संविधान कहा जाता है। जैसे परिवार में अलग अलग सदस्य होते हैं, हम एक एक सदस्य को परिवार नहीं कह सकते, उन सारे सदस्यों को मिलाने के बाद ही परिवार बनता है। ठीक उसी तरीके से हमारे संविधान में भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था है। बहुत सारे कानून हैं, 400 से ज्यादा कानून हो चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जब वो 400 से ज्यादा कानूनों को मिला करके अगर एक शब्द के उसके लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो होगा संविधान। जैसे मान लीजिए ये एक मैच बॉक्स है, इसमें बहुत सारी तिलियां, लीजिए कि ये जो तिली है वो हमारा कानून है। ये समय समय पर बनता जा रहा है और अभी और बढ़ने की संभावना है। तो जब जैसे जैसे कानून बनती चली जा रही है हमारे संविधान में ये शामिल होता चला जा रहा है। तो सारे जब कानून को मिला करके हम कहेंगे तो वो है संविधान। अब ये क्लियर हुआ होगा। तो आइए अब हम जानते हैं भारत के संविधान के बारे में। हमें पता है कि भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा हुआ है। अब ये संविधान सभा का मतलब समझते हैं। जिस तरीके से आज लोकसभा और राज्यसभा काम करती है, नियमों को, कानूनों को बनाती है और वो देश पे लागू होते हैं, ठीक उसी तरीके से उस समय ना कोई लोकसभा थी ना राज्यसभा थी। उस समय केवल एक ही सभा थी जिसे संविधान सभा कहा जाता है। अब आता है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, पर उसे उस समय लागू नहीं किया गया, उसे रोक कर रखा गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का जो संविधान था वो लागू हुआ। इसका कारण सिर्फ इतना था कि 26 जनवरी का दिन हम हमेशा एक ऐतिहासिक दिन के रूप में आज़ादी से पहले से ही मनाते चले आए थे। चूंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हो चुका था तो उस दिन तो हम स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। अब ये जो 26 जनवरी को एक ऐतिहासिक दिन हमने शुरू किया था मनाना, उसे हम क्या मनाएं। तो इसीलिए हमने क्या किया कि हमने 26 जनवरी को अपना संविधान लागू किया ताकि हम हर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मना सके। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। इसे बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे और इसे बनाने का जो श्रेय
श्रेय है, यानी भारत के संविधान का जनक जिसे बोलते हैं वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसमें 124 बार संशोधन हुए हैं। 1947 से पहले हम अंग्रेजों के कानून के हिसाब से चलते थे, उनके संविधान के अनुसार चलते थे, लेकिन 1947 के बाद जब अंग्रेज चले गए और हम आज़ाद हो गए तो हमें एक संविधान की जरूरत पड़ी। हमारे संविधान निर्माताओं ने उस संविधान को बनाया, उनके पास समय कम था और देश को एक संविधान की जरूरत थी, अतः संविधान निर्माताओं ने हर एक देश के संविधान को गहराई से अध्ययन किया और जो जो चीज़ें हमारे देश के अनुसार उन्हें लगी उन चीज़ों को हमारे संविधान में उन्होंने ले लिया। तो आइए देखते हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी स्रोत। भारतीय शासन अधिनियम 1935, यानी हमने 1935 के टाइम पे जो कानून चल रहे थे वहाँ से कुछ चीज़ें हमने ली हैं। क्या क्या ली हैं? जैसे संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका का ढांचा, आपातकालीन उपबंध, लोक सेवा आयोग और शक्ति के वितरण की 3 सूची, जिसे केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे पूछा गया है, उसके बाद इस पे और लोक सेवा आयोग और 6 यानी शक्ति के वितरण की 3 सूचियां, इस पे क्वेश्चन आई है। अब हमने सोवियत संघ से कौन कौन सा चीज लिया है? तो हमने लिया है प्रस्तावना, यानी प्रियम्बल में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है वो हमने रशिया से लिया है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हमने रशिया से लिया है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमने इंग्लैंड के संविधान से क्या लिया है? तो संसदीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, राज्याध्यक्ष का प्रतीकात्मक या नाम मात्र का महत्व, एकल नागरिकता, परमाधिकार, रीटें, द्विसदनवाद, संसदीय विशेषाधिकार। इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो संसदीय व्यवस्था, मंत्रिमंडल, एकल नागरिकता, परमाधिकार, रीटें, इन पे ज्यादा क्वेश्चन पूछी गई है। अब आते हैं कि जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है। तो इससे एक ही चीज हम लोगों ने लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब आते हैं कि फ्रेंच संविधान से हमने क्या लिया। तो गणतंत्रात्मक ढांचा और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श, ये हमने फ्रांस के संविधान से लिया। इसमें इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरीके से ये थे स्रोत। आगे देखते हैं, फिलहाल इसको इरेज करते हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हमने अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मूल अधिकार लिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हम लोगों ने ली है। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत जो है वो लिया गया है, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो अमेरिका के संविधान। अब आते हैं कि आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है। तो आयरलैंड के संविधान से हमने राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। इसमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो इससे पूछा जाता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं। तो आयरलैंड के संविधान से। और राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति की जो प्रक्रिया है उससे भी क्वेश्चन पूछी जाती है। अब आते हैं कनाडा के संविधान, यानी कनाडा से हमने क्या क्या लिया है। तो केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, उच्च न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णय, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। अब आते हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया है। तो समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो समवर्ती सूची पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको जरूर से पढ़िएगा। अब आते हैं जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है। तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ये हमने लिया है और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। अब साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें इससे पूछा गया है। तो ये था आज का टॉपिक। कोशिश की है कि एक वीडियो में इसको क्लियर करवाया जाए,
क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स बनाने में क्या होते हैं कि किसी स्टूडेंट का अगर एक पार्ट भी उसने देखना मिस कर दिया तो वो समझ नहीं पाता है। तो कोशिश मैंने यही की कि फौरन इस चैप्टर को खत्म किया जाए कम से कम टाइम में। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।